Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC NET Management faculty, and today we are going to learn a new topic, that is competency mapping and human resource accounting. एंड उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट थर्ड को स्टार्ट किया था एंड हमने देखा था कि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप अलाइन करते हैं अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव या विजन के साथ, जिससे कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, सो दैट कंपनी क्या कर सके, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज या कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सके। उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट थ्योरीज़ क्या होती हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जिसमें हमने देखा कि फिट थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी बाय फर्म वन, और रिसोर्स बेस्ड व्यू बाय बर्ने, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल थ्योरी है थी। तो ये सब हमने कुछ थ्योरीज़ देखी थी और हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल एचआरएम है एंड स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वो कैसे डिफरेंस है, उनके दोनों की फोकस में, उन जो फोकस एरिया हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। और कॉस्ट, जो उनका जो नज़रिया है, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल एचआरएम है वो कॉस्ट सेंट्रिक होता है, वहीं जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम है वो कॉस्ट सेंट्रिक प्लस इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक होता है। तो ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो आज देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। सो कॉम्पिटेंसी मैपिंग, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग मतलब आपको अपनी जॉब के अकॉर्डिंग एक ऐसे व्यक्ति को, एक राइट पर्सन को आपको हायर करना है या ट्रेन करना है या डेवलप करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट कि जो डिजायर्ड लेवल है स्किल रिक्वायरमेंट का उस पर्टिकुलर जॉब रोल पे वो किसी व्यक्ति के पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ट्रेनिंग देकर हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये बहुत सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है हमारा जॉब एनालिसिस से लेके, लेकिन इसमें बस एक बारीक डिफरेंस है। वो बारीक डिफरेंस ये है कि जो जॉब एनालिसिस है वो जॉब सेंट्रिक होता है, वो जॉब के बारे में बात करता है। जैसे जॉब एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, जहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब को क्या हो, जॉब रोल क्या होगा, क्या ड्यूटीज़ होंगी, हम इस बारे में बात करते हैं। वहीं जॉब स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, तो वो हम जॉब सेंट्रिक होता है। वहीं अगर हम कॉम्पिटेंसीज़ की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंसीज मैपिंग हम जब बात करते हैं तो होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब रोल पर जब आप हैं तो वहाँ आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल कितनी है, आपकी साइकोमेट्रिक लेवल कितना है, इमोशनल या मोटिवेशनल इंटेलिजेंस कितना है आप में। तो ये सब चीज़ें कॉम्पिटेंसीज में मैप करते हैं हम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है हमारा जॉब एनालिसिस से। सो ये क्या होता है, पर्सन सेंट्रिक होता है या एम्प्लॉय सेंट्रिक होता है, और जॉब एनालिसिस हमारा जॉब सेंट्रिक होता है। बस ये एक उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं, कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की स्किल क्वालिटीज एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। देखो यहाँ पे हमने बिहेवियर को ऐड कर लिया, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट को भी ऐड कर लिया, है ना। इट इंश्योर दैट एम्प्लॉय possess द नेसेसरी competencies टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल सक्सेसफुली। तो यही होता है हमारा जॉब कॉम्पिटेंसीज, कि आप आइडेंटिफाई करते हैं स्किल सेट, क्वालिटीज़ एंड रिक्वायर्ड लेवल ऑफ बिहेवियर, वो किसी पर्सन में अवेलेबल है या नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, अ कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल, अ कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल, नॉलेज, बिहेवियर, पर्सनल क्वालिटी दैट्स हेल्प एन एम्प्लॉय परफॉर्म देयर जॉब efficiently. Competencies are used in job evaluation, training, recruitment and performance management. तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं जॉब कॉम्पिटेंसीज की, जैसे कि हेल्प इन सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर राइट जॉब, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा जॉब कॉम्पिटेंसीज का पार्ट है। असिस्ट इन डिजाइनिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोवाइड बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अलाइन इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन।
सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस थे। अब देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है जॉब कॉम्पिटेंसीज की। 3 लेवल पे इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। सो फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है वहाँ पर आप स्किल आइडेंटिफाइंग स्किल रिक्वायरमेंट, आप देखते हैं कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन की किस पोजीशन पे आपको हायरिंग करनी है और उस जॉब पोजीशन पे रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। आप उस लेवल पे जिसको जो टास्क परफॉर्म करना है उस लेवल के हिसाब से रोल क्या होगा, स्किल सेट क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, है ना, इन सब को आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं। देखो इसी का पार्ट आ गया ना, जॉब एनालिसिस। आइडेंटिफाई द टास्क एंड ड्यूटीज एसोसिएट विद द जॉब पोजीशन, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोल, फंक्शन, यूनिट, सिलेक्शन एंड सेक्शन वेयर द पोजीशन इज लोकेटेड। तो हम सेकंड स्टेज में जॉब एनालिसिस कर लेते हैं। एंड देन इन थर्ड स्टेज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ स्किल। अब आप क्या कर रहे हैं कि स्किल सेट आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं। बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस prepare a list of competencies required, matching these competencies with the employee abilities. If gap is found, training is provided. अब आपने क्या किया, जॉब एनालिसिस कर ली, आपने फाइंड आउट कर लिया कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है ना। अब आपने क्या किया कि उसके अकॉर्डिंग फिर जो एम्प्लॉय के पास आपका जो एम्प्लॉय है ऑलरेडी, उसकी आप अब जो रिक्वायर्ड लेवल है उससे आप मैच कर रहे हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसकी रिक्वायर्ड लेवल जो होना चाहिए उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग, उतनी स्किल उनके पास है या नहीं है, उतनी कॉम्पिटेंसीज उनके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें ट्रेनिंग देकर उस लेवल ऑफ स्किल या कॉम्पिटेंसीज को सिखाया जाता है जिससे कि जॉब रोल को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ जॉब कॉम्पिटेंसीज या जॉब मैपिंग। एंड देन डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। देखो जो स्किल होता है वो स्पेसिफिकली टू परफॉर्म टास्क, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको सिखाया जाएगा, जैसे कोडिंग हो गया, डेटा एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। तो एक पर्टिकुलर टास्क को आपको परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग ही स्किल सेट होता है। वहीं कॉम्पिटेंसीज है एक ब्रॉडर कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, नीड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पिटेंसीज एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जहाँ कॉम्बिनेशन है स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जिससे कि आप अपने टास्क को या अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो ये कॉम्पिटेंसीज होता है। स्किल क्या होता है कि आप एक एबिलिटी होती है आपके पास एक पर्टिकुलर तरह के टास्क को कंप्लीट करने की, तो वो स्किल होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं जॉब मैपिंग के। अगर जॉब मैपिंग कर रहे हैं अब जॉब किसी पोजीशन के हिसाब से, तो कैसे करेंगे आप। हम ये पहले मेथड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, हम इनको दोबारा भी डिस्कस कर रहे हैं, बस वहाँ पे हमने डिस्कस किया था जॉब एनालिसिस के अंदर इनको, है ना। तो ये है असेसमेंट सेंटर। आप एक असेसमेंट सेंटर बनाएंगे जहाँ आप आइडेंटिफाई करेंगे स्किल्स को एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, मल्टीपल एवेल्युएशन टेक्निक फॉर अप्लाइड सच एज रोल प्ले, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन एंड सिमुलेशन। आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे जिसके थ्रू आप जान सकें कि जो डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल सेट होना चाहिए उस लेवल पे वो कौन कौन से होंगे, जिसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे रोल प्ले मेथड का, केस स्टडी, सिमुलेशन, ये सारी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। हेल्प इन मेकिंग HR डिसीजंस लाइक प्रमोशन, ट्रेनिंग नीड्स एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो इस तरीके से आप जॉब असेसमेंट सेंटर बना के या असेसमेंट सेंटर बना के आप जॉब कॉम्पिटेंसीज को एवेल्युएट कर सकते हैं, जॉब मैपिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जॉब रोल पे कैसी स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं, किस तरह का बिहेवियर रिक्वायर्ड है, किस तरीके की स्किल रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। तो ये सब आप जॉब असेसमेंट सेंटर बना के कर सकते हैं। वहीं क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक क्या है कि आप एक पर्टिकुलर मूवमेंट्स होते हैं किसी भी जॉब में, है ना, उन पर्टिकुलर मूवमेंट्स की आप स्टडी करते हैं कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे कैसा डिसीजन लिया जाए जिससे वो जॉब या तो फेल हो गई या वो सक्सेस हो गई। तो उन मूवमेंट्स की हम स्टडी करते हैं और उन क्रिटिकल मूवमेंट्स पे किस तरीके का स्किल सेट रिक्वायर्ड है ना, उनको हम स्टडी करते हैं और उनको हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं जॉब के साथ, जॉब मैपिंग करने के लिए या कॉम्पिटेंसी मैपिंग करने के लिए। फोकस ऑन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बिहेवियर दैट लीड टू सक्सेस और फेलियर इन सर्टेन सिचुएशन, है ना, अभी मैंने जो आपको बताया। मैनेजर रिकॉर्ड एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव जॉब बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर जॉब या टास्क को करने के लिए अच्छा है और किस तरह का बिहेवियर इनइफेक्टिव है उस टास्क या जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सक्सेस यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग रियल वर्क प्लेस परफॉर्मेंस। तो ये कुछ 2 मेथड थे हमारे। अब देख लेते हैं इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक में क्या है कि आप
जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनमें आप लोगों जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग, उनसे आप इंटरव्यू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूज स्ट्रक्चर और बिहेवियरल इंटरव्यू टू एक्सेस competencies. Candidate are asked situation based question to evaluate their knowledge, skill and abilities. So इस तरीके से आप जॉब टेक्निक के थ्रू भी कॉम्पिटेंसी मैपिंग कर सकते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू सॉल्व अ टीम कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। अब इस तरीके से उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताओ और आपने वहाँ पे कैसे सिचुएशन को हैंडल किया और आप कैसे रिजॉल्व कर सके टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो ये इस तरीके जब एम्प्लॉय क्वेश्चन को आंसर करेगा तो जो इंटरव्यूअर होगा वो समझ पाएगा कि सामने वाले व्यक्ति में वो कैलिबर है डिलीवर करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिजॉल्व करने के लिए जो डिजायर लेवल ऑफ एटीट्यूड या नॉलेज होनी चाहिए वो उनके पास है या नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड में क्या क्या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने एम्प्लॉय या मैनेजर से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बेस पर आप जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं। स्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन टू द एम्प्लॉय और मैनेजर, help collect data about required competencies, strength and training need, useful for large organization to analyze trend। तो ये हमारा क्वेश्चनर मेथड। फिर है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है कि ये आपके ये बिल्कुल फोकस करता है आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर, आपके एटीट्यूड को एनालाइज करने के लिए, आपके ट्रेस्ट को एनालाइज करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। तो इन सबको असिस्ट करने के लिए हम साइकोमेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिहेवियरल टेस्ट की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज टू मेजर पर्सनैलिटी ट्रेस, एटीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, वाइडली यूज ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्रोवाइड अ ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ हिडन क्वालिटीज़ दैट मे नॉट बी विजुअल इन इंटरव्यू। तो क्या है, कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिख पाती हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं उनको अच्छे से असिस्ट करने के लिए कि उनकी जो जॉब के अकॉर्डिंग जिस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो उस तरह की पर्सनैलिटी उनके पास है या नहीं है, उस तरह का एटीट्यूड या उनके पास रीजनिंग एबिलिटी या इमोशनल एबिलिटीज उनके पास है या नहीं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये हमने कुछ टेस्ट देखे कॉम्पिटेंसीज मैपिंग के लिए। अब देख लेते हैं जैसे कि एग्जांपल कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम जॉब कॉम्पिटेंसीज का, है ना। जॉब एवेल्युएशन में हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सक्सेशन प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉम्पिटेंसीज मैपिंग का कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसीज मैपिंग। तो ब्रॉडली कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैन बी क्लासीफाई इनटू, हम 4 तरह की कॉम्पिटेंसीज का मोस्टली किसी भी व्यक्ति में जांचने की कोशिश करते हैं कि उनके पास इस तरह की नॉलेज है या नहीं है। तो इसमें 4 तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से हैं हम चेक करते हैं कि उनके पास इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज़ के लिए मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज। अब ये देख लेते हैं क्या होते हैं ये इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। मतलब आप चेक कर रहे हैं कि व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल पावर या फिर क्रिएटिविटी, है ना, और इनोवेटिव थिंकिंग है या नहीं है, उनके पास इंटेलेक्चुअल या स्किल सेट है या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो रिलेट टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू यूज इंटेलेक्चुअल स्किल टू परफॉर्म वर्क इफेक्टिवली, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। एलिमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस जैसे कम्युनिकेशन हो गया, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज में चेक करते हैं कि व्यक्ति के पास क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं, लॉजिकल थिंकिंग, वो अपनी जो नॉलेज है उसको एक लॉजिकल सेंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके की कॉम्पिटेंसीज को हम चेक करते हैं वाइल कॉम्पिटेंसी मैपिंग में। और मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज कैसी होती है कि उनके पास इस तरीके की कह सकते हैं स्किल सेट है कि नहीं कि वो लोगों को मोटिवेट कर सकें, है ना, वो खुद को भी मोटिवेट कर सकें या कुछ नया सीखने के पास उनके अंदर से इच्छा है या नहीं, उनके पास परसिवियरेंस है, मतलब वो लंबे समय तक किसी पोजीशन के साथ अगर उन्हें डील करना पड़ रहा है कर सकते हैं या नहीं, या फिर बिखर तो नहीं जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की उनकी मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज को हम चेक करते हैं। कंसर्न विद द लेवल ऑफ मोटिवेशन इन एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म टास्क इफिशिएंटली, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद परसिस्टेंट एंड डिटर्मिनेशन। मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज में कौन से आएंगे, कंटिन्यूस लर्निंग, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड परसिवेरेंस। तो ये थी हमारी मोटिवेशनल कॉम्पिटेंसीज। अब देख लेते हैं कि इमोशनल कॉम्पिटेंसीज
क्या क्या होती हैं। रिलेटेड टू इमोशनल क्वोशिएंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इन्वॉल्व सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव आउटलुक। तो अब आप इमोशनल इंटेलिजेंस हैं या नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है। आप जो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उनमें आप काम कर सकते हैं नहीं, दूसरों को समझ सकते हैं नहीं, है ना। तो वहाँ पर आप इमोशनली कैसे, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप दूसरों से काम करवा सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जब बात करें तो एक लीडरशिप स्टाइल जब हमें डेवलप करना होता है, एक लीडर है जब हमें डेवलप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें इमोशनल कॉम्पिटेंसी तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इसके कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि ऑप्टिमम इनिशिएटिव, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड लीडरशिप। फिर है हमारा सोशल कॉम्पिटेंसी। सोशल कॉम्पिटेंसी मतलब कि ग्रुप में काम कर सकते हैं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं नहीं, है ना। इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन उनका कैसा है, ये सब यहाँ पे हम चेक करते हैं। एसोसिएट विद इंडिविजुअल सोशल स्किल एंड एबल टू वर्क विद अदर, फोकस ऑन इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क। एलिमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसीज, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये कुछ 4 तरह की हमारी कॉम्पिटेंसी मैपिंग में हम ये 4 कॉम्पिटेंसीज़ को हम एवेलुएट करते हैं: इंटेलेक्चुअल, मोटिवेशनल, इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज। अब देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। हमने देख लिया कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, ये सब हम चीज़ देख चुके हैं और उसके टाइप भी हमने देख लिए। अब देख लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। 1 सेकेंड। So, HRA, Human Resource Accounting is a process of measuring and reporting the value of human resource in an organization। जैसे कि हम जब नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, है ना, फाइनेंस या अकाउंटिंग में, वहाँ पे आप किसी एसेट आ रहा है, कैश जा रहा है, आ रहा है ना, या हम डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट या हम एसेट अकाउंट बोल सकते हैं, या सैलरी अकाउंट। वहाँ पे हम डिफरेंट अकाउंटिंग के मेथड हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उसे भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स के तौर पर उसे कंसीडर करिए, और उसकी फिर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं कि कहाँ और कितना ह्यूमन रिसोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले हमें कितना इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है। तो जिससे क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी हम वैल्यू को सही से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, कि कहाँ आप कितना ह्यूमन रिसोर्स लगा रहे हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स कितना खर्च कर रहे हैं और उस खर्च के बदले में आपको कितना इन रिटर्न मिल रहा है। ये भी तो है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी तो आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पे ख़त्म कर रहे हैं ट्रेनिंग देने में या कुछ ट्रेनिंग हो गया या उनको सैलरी दे रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन उसके बदले फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी तो मिल रहा है ना। तो इसी चीज़ की जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, इट क्वान्टिफाई एम्प्लॉय वैल्यू इन फाइनेंशियल टर्म एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग, उन्होंने जो ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन है ये 1-2 बार अकाउंट वो क्वेश्चन में पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये वाली डेफिनेशन तो आप याद रखिएगा। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, HRA इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, है ना। तो ये डेफिनेशन तो आपको याद रखनी ही रखनी है। फिर देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रोड्यूस कॉस्ट एंड वैल्यू इन्फॉर्मेशन, कि आप कितना कॉस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में आप कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। जनरेट डेटा अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय एंड देयर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है मॉनिटर द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप मॉनिटर कर रहे हैं कि आप इफेक्टिवली अपने ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, जस्टिफाई द कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप अपने एम्प्लॉय का इफेक्टिव इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने जो अपना खर्चा किया वो इतना वर्थ करता है खर्च करना। अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ट्रीट एम्प्लॉय एज वैल्यूएबल एसेट, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशनल
रिकॉर्ड, प्रोवाइड कॉस्ट एंड वैल्यू इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपको डिसीजन मेकिंग करना, आप अकाउंटिंग के बेस पर डिसीजन ही तो लेते हैं कि आपको कहीं इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वही है मेजर इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉय, आपने जितना खर्च किया किस में, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, वेज एंड बेनिफिट में, हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड एचआर डेवलपमेंट डिसीजन, उसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट किया, उसके बेस पर आप डिसीजन लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट में कि आपको आगे क्या पॉलिसी या प्लानिंग करनी है। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। की फीचर ऑफ HRA, एम्प्लॉय आर कंसीडर एसेट नॉट एक्सपेंस, आप जो एम्प्लॉय हैं उनको आप एक एसेट्स की तरह यहाँ ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस की तरह नहीं। वैल्यू बोथ कॉस्ट, कॉस्ट किस फॉर्म में आती है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सैलरी, एंड वैल्यू कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। वो दोनों तरीके से काम करता है, कॉस्ट भी होती है क्योंकि आपको वहाँ सैलरी, ट्रेनिंग और ये सब प्रोवाइड करना, तो एक कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बदले में क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू भी प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यही होता है कि फीचर्स हमारे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर HR पॉलिसी, वर्कफोर्स प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, वेयर इज़ द गैप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हो गया टी रह गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो मेथड क्या है अब ये देख लेते हैं, है ना। इसमें हमारा एक मेथड है, कौन सा, एसेट मल्टीप्लायर मेथड। ये मेथड कई बार पूछा गया है और ये गिल्स एंड रॉबिन्सन नाम भी कई बार पूछा गया है, तो ये तो हमें याद रखना ही रखना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, आप कैसे ह्यूमन, जैसे कि हमारा जब नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं वहाँ भी 4 प्रिंसिपल, वहाँ मेथड थे कि आप अकरिंग बेस पे करना चाहते हैं ना, या कैश बेस करना चाह रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे मेथड है कि आप ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैसे करना चाह रहे हैं। Several methods have been deployed for valuing human resource broadly. They fall under the following approaches. तो इसमें पहली अप्रोच है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट किसने दी थी, फ्लम्बर्ट, नहीं ब्रूमिट एंड फ्लेम हॉल्ट्स एंड पायल, ये नाम हमें याद रखना है। हिस्टोरिकल कॉस्ट किसने दी थी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसने बताया था, ये नाम जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो ये नाम तो आप याद ही रखिएगा, है ना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट किसने दिया था, पाइल्स नाम से आप याद रखें, ये आपको फिर याद रहेगा। अंडर दिस मेथड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन देयर वैल्यू। इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या है कि आपने रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, डेवलपमेंट, है ना, इन सब में जो खर्चा किया उसको आप सम कर लेते हैं और उसके बेस पे आप बताते हैं कि आपने कितना खर्चा किया है। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, डेवलपमेंट, है ना। और ये क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है HRA या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। टाइप ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट कौन सी होती है, एक्सपेंस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। लर्निंग कॉस्ट, मतलब आपने जो सिखाने में पैसा खर्च किया है, ट्रेनिंग हो गया, एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉय एंड मैनेजर। वहीं लिमिटेशन क्या है इसकी, कंसिडर ओनली संक कॉस्ट, पास्ट एक्सपेंस विच मे नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मान लो कि आपने कुछ ने पिछले टाइम पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वो आए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग ली, सिलेक्शन हुआ, तो उस पर जो खर्चा हुआ ये सिर्फ प्रीवियस कॉस्ट को, संक कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी हैं उनको ही उस टाइम के हिसाब से ही मेजर करता है, लेकिन उसकी वैल्यू आज क्या होगी उनको ये मेजर नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का। वहीं इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आया रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ये किसने दिया, रेंसिस लिंकर्ट ने, ये नाम भी आप याद रखिएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। तो इस मेथड में क्या था, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू इज एस्टिमेटेड एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विद अदर हैविंग सिमिलर स्किल एंड कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या है कि आप एग्जिस्टिंग जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा उस बेस पे आप HRA या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं, कंसिडरिंग मोर रियलिस्टिक देन हिस्टोरिकल मेथड एज यूज द करंट वैल्यू, क्योंकि ये करंट वैल्यू में बात करता है कि आज आप रिप्लेस करेंगे उस रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स के साथ, तो उस पर कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये करंट सिचुएशन के बेस पे वैल्यू को बताता है। जैसे कि इफ़ इट कॉस्ट 5 लाख टू रिप्लेस अ सीनियर मैनेजर विद सिमिलर स्किल दैट बिकम हेजर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मान लो आपको जो एग्जिस्टिंग आपका सीनियर मैनेजर है उसको आपको हटाना है, तो उसको हटाने के बाद आपको 5 लाख रुपए का मतलब रिप्लेसमेंट करना होगा, है ना।
तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी होगी, 5 लाख रुपये होगी। मतलब आप डेवलप करेंगे तो आपको 5 लाख रुपये और खर्च हो सकते हैं। तो ये होती है हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या कहता है, द फ्यूचर अर्निंग, कि एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी में कितना पैसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमाएगा, ये बात करेंगे हम यहाँ पे। द फ्यूचर अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय अप टू रिटायरमेंट एज एस्टिमेटेड, दीज अर्निंग आर देन डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप जो रिटायरमेंट तक वो कितना पैसा मतलब एकोमुलेट होगा, उसको आप रीडिस्काउंट कर देते हैं एक डिजायर रेट पे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और वो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप करते हैं, नहीं तो आप उस मेथड को वापस ले लेते हैं, है ना। तो जैसे कि हम अगर हम 4th यूनिट में बात करें तो वहाँ हम देखें, 5th यूनिट में बल्कि कैपिटल बजटिंग में हम देखेंगे डिफरेंट मेथड कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो वहाँ से आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिर है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड क्या कहता है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विस एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम अंटिल रिटायरमेंट। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू थी यानी इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द प्रेजेंट वर्थ, आप प्रेजेंट वर्थ चेक कर रहे हैं ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर सर्विस एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम अंटिल रिटायरमेंट, कि वो अंटिल रिटायरमेंट तक जितना वैल्यू जनरेट करेंगे उसके बेस पे हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। तो ये हमने देख लिया कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इकोनॉमिक वैल्यू मेथड क्या होते हैं। ये किसने दी थी, लेव एंड सेचवर्ट ने बताया था, 1971 में मेथड दिया था। उसके बाद आता है हमारा एसेट मल्टीप्लायर मेथड। ये किसने दिया था, गिल्स एंड रॉबिन्सन ने दिया था। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। सजेस्टेड दैट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज लिंक्ड टू द टोटल एसेट वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की जो ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कोई सेपरेट वैल्यू नहीं है, बल्कि वो इंक्लूड होती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू के साथ। अज्यूम नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन HR कॉस्ट एंड देयर रियल वैल्यू, इंस्टेंट इज डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर। उनकी कोई ऐसे एज सच आप क्या कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की एज सच कोई हार्ड कोई वैल्यू नहीं है कि मॉनिटरी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि उनका टेक्निकल स्किल सेट कैसा है, जॉब एक्सपर्टीज उनके पास है कि नहीं, उनकी लॉयल्टी एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विस कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड कैसा है, तो इन सब पे भी डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आप उसको मॉनिटरी टर्म में मतलब एज सच उनको मेजर नहीं कर सकते, फिर भी हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ ये बताया गया है। सो इन्होंने एम्प्लॉय को 4 लेवल पर डिवाइड किया, टॉप मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड क्लरिकल एम्प्लॉय। की आइडिया, एम्प्लॉय वर्थ इज ट्रीटेड सिमिलर टू अदर बिजनेस एसेट, कि आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी आप एक जो आपके अदर एसेट्स हैं उन्हीं की तरह आप ट्रीट करते हैं, उन्हीं की तरह आप उनको ऐड करते हैं। सो ये था हमारा एसेट मल्टीप्लायर मेथड और ये गिल्स एंड रॉबिन्सन ने हमें दिया था। फिर है एग्रीगेट पेमेंट मॉडल बाय इंडियन, ये एक इंडियन मेथड है जो किसने दिया था, SK चक्रवर्ती ने बताया था, है ना। तो इन्होंने बताया था कि आप जब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करें तो इंडिविजुअल को कंसीडर करते हुए ना करें, बस ग्रुप लेवल पर जो एम्प्लॉय ने ग्रुप लेवल पर मोस्टली काम होता है तो ग्रुप लेवल पे ही उनकी वैल्यू को आप असिस्ट करें या ग्रुप वैल्यू पे ही उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। Focus on valuing group of the employee rather than individual. The value of HR is human resource is calculated on the basis of aggregate payment wage salary benefit due to employee. आप क्या करें, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान पे कैलकुलेट ना करें ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को, बल्कि आप पूरे ग्रुप पर कंसीडर करें, क्योंकि लोग ग्रुप में ही काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था एग्रीगेट पेमेंट मेथड जो कि किसने दिया था, SK चक्रवर्ती ने दिया था। ये एक इंडियन मॉडल है, ये इंडियन मॉडल है इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मेथड थे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, इसी को हम बोलते हैं संक कॉस्ट मेथड या पास्ट कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। पास्ट एक्सपेंस, जहाँ पर हमने पास्ट में कितना पैसा खर्च किया था अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, है ना। फिर था हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, कि अभी करंट में अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करेंगे तो कितना खर्चे के बेस पे करना पड़ेगा, जो यहाँ से था। फिर था हमारा प्रेजेंट वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू, जहाँ पे हम रीडिस्काउंट कर रहे थे,
है ना। फिर एसेट मल्टीप्लायर कि जहाँ आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को अदर जो आपके एसेट्स हैं उन्हीं की तरह कंसिडर कर रहे थे, लेकिन आप बोल रहे थे कि उनकी वैल्यू को उन जो ह्यूमन रिसोर्स की एज ए कोर वैल्यू को आप इन मॉनिटरी फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि वो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, उनको भी कंसिडर करना चाहिए। फिर तुम्हारा एग्रीगेट पेमेंट मेथड, जहाँ बताया चक्रवर्ती ने कि आप इंडिविजुअल नहीं ग्रुप लेवल पर असेसमेंट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये एक टेबल है, इसको आप गो थ्रू करिएगा। ये आप बस ये इस टेबल को ही आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से आप क्वेश्चन को ज़रूर पूरा कर लेंगे। बस हमें ये नाम ज़रूर याद रखने, और स्पेसिफिकली कौन सा वाला नाम, रॉबिन्सन एंड गिल्स, ये एसेट मल्टीप्लायर। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं कल।